नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करूँगा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता कैंप द्वारा प्रकाशित शुद्धिकरण सीरीज़ की, जो कि 8 भागों में प्रकाशित हुई है और फाइनली आई थिंक 4+ ईयर्स हो गए हैं इन 8 भागों की सीरीज़ को आते आते, और फाइनली अब ये सीरीज़ कंप्लीट हुई है। शुरुआती दौर में जब इसके पहले 2-3 भाग आए थे तो मैंने उनका इंडिविजुअली रिव्यू किया था अपने चैनल के लिए, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन द स्टोरी लाइन आफ्टर अ पॉइंट। सो मुझे लगा कि ऐसे एक ही करके रहने देते हैं। एक बार जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपके साथ अपने विचार साझा करूँगा कि ये सीरीज़ ओवरऑल कैसी गई है। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी हाजिर होता हूँ आपके सामने इस 10 सेकेंड के इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइस, और चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस रिव्यू करने के लिए हम इतना टाइम लें जितना इस सीरीज़ ने आने में लिया। प्रोपोर्शनेटली लेश मात्र का टाइम भी नहीं लगना चाहिए इस पर। सो लेट्स क्विकली टॉक इन पॉइंटर्स। सो first thing first, I don't think this series has achieved that status what it meant to be. जब इसको शुरू किया गया एक enthusiasm था, एक expectations का लेवल था, वो नहीं मीट कर पाए हैं ये सीरीज़। अनफॉर्चुनेटली वो मकाम तक नहीं पहुंच पाई है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि क्या कुछ कमियां रहीं जो कि ये सीरीज़ हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी सीरीज़ अगर शुरू होती है तो उसको ना एक तय समय सीमा के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो क्यूरियोसिटी, जो भी इंटरेस्ट लेवल रहता है वो बरकरार रहता है जब एक कंटिन्यूटी होती है तो। लेकिन जब आप देखते हैं कि किसी सीरीज़ के 2 भागों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतराल हो जाता है, सो रीडर्स अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। फाइनली जब पहले भाग के बाद दूसरा भाग आता है तो पहले भाग फिर से फटाफट से रिवाइज करना पड़ता है सिमिलरली, और एक कहानी चलती रहती है। अब जैसे मान लो इसका अंतिम जो भाग था, अंतिम युद्ध नाम से जो आया, आई एम श्योर उसको पढ़ने से पहले पिछले जो 7 भाग थे उनको फिर से कई बंदों ने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा, जस्ट टू गेट द ड्रिफ्ट ऑफ वेयर द स्टोरी लाइन वाज हेडिंग। तो वो सब चीज़ें हैं। सो इसके साथ भी वही दुर्घटना हुई। आई थिंक 4+ ईयर्स लग गए इन 8 भागों को आते आते। सो ऑन एन एवरेज हर एक भाग को आने में 6 महीने लग गए, विच वॉज इट्स टू लॉन्ग अ गैप। सो वो चीज़ था। दूसरा पॉइंट मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं थी इतने पार्ट्स की। मतलब 8 पार्ट्स में ये सीरीज़ आई है। इसका अगर आप लास्ट पार्ट देखें, अंतिम युद्ध, तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा सैल्वेज किया है RCHA की टीम ने। उसमें अच्छा काम किया है। उसमें काफ़ी हद तक थोड़ा सा स्टोरी को संभालने की कोशिश भी करी है, जो कि काफ़ी बिखरी एंड आई मीन इट सीम्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट द स्टोरी वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन उसको आखिरी पार्ट में थोड़ा जितना हो सके संभालने की कोशिश करिए और एक थोड़ा सा एक रीडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें इससे पहले के जो पार्ट्स आए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा अधूरापन लगता था कि यार इतने सारे भाग पढ़ ले लेकिन कुछ जो बेसिक से सवाल है उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, कहाँ जा रही है स्टोरी लाइन। सो वैसी फीलिंग थी। सो 8 पार्ट्स आई थिंक इट्स जस्ट टू लॉन्ग अ सीरीज़। कायदे से अगर देखा जाए तो जैसा आखिरी भाग था उसको मतलब आपने थोड़ा सा मोटी डाइजेस्टिव फॉर्म में निकाला, अतिरिक्त पेजेस दिए, तो वैसे ही आप आई थिंक 2 पार्ट्स में इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर सकते थे। काफ़ी एपिसोड्स शुरुआती भाग में ऐसे थे जो अननेसेसरीली जिनको स्ट्रेच किया गया था। कुछ एक किरदार थे, चाहे वो खलनायकों के किरदार रहे हों भेड़िया के यूनिवर्स में से, या फिर उसके जो सहयोगी हैं, कबीलेवासी हैं और बाकी जो वहाँ की ट्राइबल जनता है, उनको भी अननेसेसरी फुटेज दिया गया, जबकि उनका कुछ खास रोल नहीं है। अगर आप आगे के भाग देखेंगे तो आप सोचेंगे कि शुरुआती भागों में जिन किरदारों को इंट्रोड्यूस किया था और जिन क्रियाकलापों में वो लग रहे थे, उन एक्टिविटीज़ का इन द लॉन्ग रन कोई इम्पैक्ट था ही नहीं। सो उन सभी एपिसोड्स का आप हटा दोगे तो मतलब सीरीज़ 2 भाग में ख़त्म हो जाती। एनीवे, थर्ड पॉइंट मुझे ये लगा कि कहानी में मतलब दम नहीं था। अगर कहानी में दम होता तो थोड़ा मतलब आदमी फिर चित्रांकन का ही मज़ा लेता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं उनमें फिर मतलब वो सारे एड ऑन्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले कहानी रची जाती है, उसके बाद चित्रांकन का काम होता है। कहानी में अगर कशिश नहीं है, उसमें एक कसावट नहीं है, उसमें एक ध्येय नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो किरदारों को लेकर जो भी ताना बाना बुना गया है वो
बेवजह मालूम पड़ता है। मतलब महाभारत के किरदार आपको याद होंगे, जो बी आर चोपड़ा की महाभारत है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उन किरदारों को जब हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भाई अश्वत्थामा का किरदार था, युधिष्ठिर का किरदार था, भीम, अर्जुन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो भी ये किरदार थे इनका कहीं ना कहीं ये सारे किरदार फ्लॉड थे, इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी और इंसानी कमियां थी। उसके चलते इन्होंने कुछ गलतियां करी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और फिर इतिहास को महाभारत देखने को मिली। तो हम सब इस कहानी से एक सीख लेते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं नियम भंग हुआ और फिर पतन भी हुआ। तो ये जो डायलॉग है जो इस सीरीज़ में भी मतलब एक लीड मोटिव की तरह, जिसको रफली अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एक रिकरिंग थीम की तरह आता रहता है। मतलब बार बार कहानी में वो गुंजायमान होता है ये थीम कि नियम भंग तो पतन निश्चित, पर पता नहीं क्या नियम भंग हुआ और क्या पतन होने वाला है, गॉड नोज। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि महाभारत की सीरीज़ में आपको एक कुछ ना मतलब यू फील वन विद द कैरेक्टर, क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं अपना एक अंश भी देखते हो और फिर आपको सीख भी मिलती है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब इफ़ यू डू दिस दिस विल लीड टू दैट, और वो चीज़ होने से फिर दिक्कतें हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको इस शुद्धिकरण सीरीज़ में किसी भी किरदार के लिए कोई भाव नहीं उमड़ता आपका, ना आपको किसी किरदार से स्नेह होता है, किसी के साथ सांत्वना वाले भाव उत्पन्न होते हैं, ना किसी से घृणा होती है, ना किसी से गुस्सा आता है। सो इट्स यूजलेस। अगर आप इसको कहानी में पढ़ेंगे, आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स हियर, बट बड़ा अजीब सा एक कहानी रची है इसमें। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि जो भेड़िया है उसका जो ओरिजिन है, उसका जन्म है वो फ्लॉड है, ठीक है, वो दोषपूर्ण जन्म है इसका। कुछ ऐसे बुरे कर्म किए गए हैं उसकी मतलब ख़ानदान में, चाहे उसके पिताजी हों या उसके पिताजी हों, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और कौन है कसूरवार, उसके लिए एक क्या बोलते हैं, पंचों की एक न्यायालय बैठेगा और वहाँ पे फैसला होगा जो भी है। तो लास्ट में क्या निकल के आता है कि ए ने बी के साथ बुरा किया बिकॉज ए किसी और के तंत्र जाल में फंसा हुआ था। फिर बी ने सी के साथ कुछ गड़बड़ करी, तो बी को भी आप दोष नहीं दे सकते क्योंकि उसने भी किसी इन्फ्लुएंस में आके किया, उसके ऊपर भी किसी की माया थी, ठीक है। और सी के ऊपर जब चीज़ें आती हैं कि भाई तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने किया, फिर सी के भी बचाव में यही रीज़न रखा जाता है कि उसने भी फलाना ढिमकाना के इन्फ्लुएंस में आकर, कोई मैजिकल इन्फ्लुएंस में आके वो काम किया है। तो जब सभी लोगों ने किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में या उसके इन्फ्लुएंस में या उसके माया जाल में फंसकर कुछ एक्शन लिया है, तो आपके पास तो कोई भाव ही नहीं रहा था ना उनके प्रति, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी बेकसूर है, ठीक है। और अगर सभी बेकसूर हैं तो फिर योर स्टोरी कम्स टू नथिंग जब वो ख़त्म होने की कगार पे होती है, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला होता है। जो चीज़ सीरीज़ शुरू होने के पहले थी वही अंत में भी है। आप किसी एक पर आके नहीं टिकते हो, और अगर किसी एक को आप कसूरवार बनाते भी हो तो आपको मतलब कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती यार वो तो मतलब उसने तो कुछ अपने होशोवास में किया ही नहीं, तो उसको आप क्यों उसको दोषी मान रहे हो। सो आई मीन मतलब कहीं भी आपका जुड़ाव नहीं होता है एज ए रीडर इस कहानी के पात्रों से। ये जो कहानी है दोस्तों, ये इट लुक्स लाइक अ रिफर्बिश्ड स्टोरी। ऐसा लगा कि जैसे भेड़िया का ओरिजिन हमने लिया, जो कि हम भली भांति वाकिफ़ हैं भेड़िया के ओरिजिन से, और उसी को हमने थोड़ा सा यहाँ वहाँ थोड़े से कुछ एपिसोड जोड़े और बन गई जी एक नई सीरीज़। बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों किया गया। इट लुक लाइक मोर लाइक जस्ट लाइक हाउ द कचरा पेटी सीरीज टर्न आउट टू बी। ग्रेट आर्ट वर्क, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में कोई नए आयाम नहीं जोड़े। जो डोगा के ओरिजिन सीरीज से कुछ नई चीज़ें नहीं पता लगी। वही कम पेजों में जो कर्फ्यू, ये है डोगा, मैं हूँ डोगा, फर्स्ट 3 पार्ट से जो मतलब डोगा सीरीज के, उनमें जो चीज़ें बता गई थी उन्हीं चीज़ों को आपने लंबा स्ट्रेच कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी होता दोस्तों। कुछ ही किरदार हैं इस भेड़िया सीरीज़ के जिनके नाम सुन के ना अब हमको उकताहट आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो कुछ नाम लूँगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वो नाम है जो हमने बहुत बार सुने हैं भेड़िया की कहानियों में, और मतलब एक पॉइंट पर तो ऐसा लगता है कि यार इसके बियॉन्ड भी तो कुछ जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ आके अटक जाती है गुरु भाटिकी पे,
जो कि मतलब ऑर्केस्ट्रेटर हैं एक तरीके से, वही सब चीज़ करवा रहे हैं। वुल्फानो के लिए क्या अच्छा है, वुल्फानो जो किंगडम है, भेड़िया के पिताजी जो वुल्फा थे, राजा थे, उनके जो किंगडम थी उसके बेहतरी के लिए क्या चीज़ ठीक होगा, तो वो राजगुरु का रोल निभाते हैं, तो वो सब चीज़ें प्लान करते हैं किसके क्या करने से कहाँ ठीक रहेगा। तो ही इज़ द मास्टरमाइंड। गुरु भाटी की हैं, वुल्फा है, वुल्फानो है, भेड़िया है, भेड़िया की जो ह्यूमन फॉर्म में जो माताश्री थी सुरवया, वो हैं। मतलब फिर उनके जो खलनायक हैं भेड़िया के यूनिवर्स के, एल्फांटो, तंतना, और फिर कौन है वो दौदंड, मतलब इन्हीं के आसपास घूमती रहती है कहानी भी। और यहाँ भी वही कुछ हुआ है, कितनी ही बार हमने इनको देख लिया होगा। मतलब क्यों आप, एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप अपने यूनिवर्स के जो विलेंस हैं, खलनायकों को ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपका यूनिवर्स कहीं नहीं जा रहा, कोई तरक्की नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, ना हीरो के उसमें कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि आपके विलेंस नहीं बदल रहे हैं। वो आते ही आपकी सीरीज़ में इसलिए कि आए कुछ 20-25 फ्रेम्स वेस्ट करके चले जाएँ, आए मार खाएँ पिट के निकल जाएँ। मतलब कुछ इन्फ्लुएंशियल उनका मतलब किरदार नहीं रहता है। कोई एक छाप छोड़ जाओ, कुछ तो नया करो। मतलब आप भेड़िया कब आया था 93-94 में, तब से ये 92 मतलब व्हाटएवर, तो तब से ये किरदार चले आ रहे हैं। एल्फांटो, फिर बाद में तंतना वगैरह आया, और उनका तब से सेम ही रोल चल रहा है। कुछ आप आके मतलब 3-13 कुछ डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो वो नाम सुन के काफ़ी उकताहट हो गई है, कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता। एनीवे, ये तो हमने काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर दिया। कुछ अच्छी बातें भी हैं जो इस सीरीज़ के बारे में याद रखी जाएंगी, वो हमें उस पर बात करनी चाहिए। वो एक तो है इसके टाइटल्स, ठीक है। एक है टाइटल, जैसे दोषपूर्ण है, नाम भी बड़े अच्छे तरीके से सोच के रखे। आधिपत्य है, मतलब एक और ये जो इनके रणभेरी हैं, तो ये जो पार्ट्स आए थे इनके जो एडवर्टीजमेंट्स भी हैं, मान लो दोषपूर्ण फर्स्ट पार्ट आया, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है आधिपत्य, तो उसका जो ट्रेलर है वो भी मतलब बहुत गजब का है। तो उससे ना इंटरेस्ट तो मतलब काफ़ी जगता ही है। जैसे ये आप ये देखिए, ये तो ऐसा ही हर एक पार्ट के अंत में जो भी आने वाले पार्ट का जो पोस्टर था, जो भी प्रमोशनल ऐड था, काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी उत्सुकता जगाते हैं। कहानी में तो खैर कोई खास गहराई नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब ये सब देख के काफ़ी उत्सुकता जगती थी। दूसरा है कि इनका आर्ट तो बड़ा अच्छा है, जितने भी टाइटल कवर हैं इनके, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए, मैं एक से बढ़कर एक इसका कवर आर्ट रहा है। जो 8 पार्ट हैं, मैं ये नहीं बता सकता कौन सा बेहतर है कौन सा कमतर है, सारे ही बहुत गजब है रहे हैं, ठीक है। सो नरेश जी का आर्ट बहुत गजब रहा है इसमें। और क्या बोलते हैं, टीम में आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, परिकल्पना विवेक मोहन जी की है, संजय गुप्ता जी के साथ में, लेखक अनुराग सिंह हैं, चित्रांकन नरेश कुमार का है। इंकिंग का इसमें कहीं पे कुछ असर दिखा नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट कीप एनी इंकर फॉर दिस। रंग सज्जा प्रदीप शेरावत और अभिषेक सिंह की है। शब्द सज्जा और डिज़ाइन है निशांत पराशर मंदार गंगेले का। मुख पृष्ठ नरेश कुमार का, ठीक है। तो ये टीम लगभग सेम रहती है थ्रू आउट दी 8 पार्ट्स, और नरेश कुमार जी का आर्टवर्क बहुत गजब है इसमें। कवर आर्ट की बात करूँ तो कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है, और आई थिंक वही इसका प्लस पॉइंट है। अंदर की वजह से जब आप जाते हैं तो कई जगह आपको ना थोड़ा सा भेड़िया के कैरेक्टर्स के प्रोपोर्शंस बराबर नहीं दिखते हैं, या जो प्रतिद्वंदी जो गैंग है भेड़वा, उनका जो लीडर है भेड़वा, उसका भी कहीं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखा रखा है, बिल्कुल ऐसे कि मतलब सिनेमैटिक वे में, लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा है कि बहुत ऑड तरीके से उसको ड्रॉ किया गया है। तो एक तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन कवर आर्ट के पूरे मार्क्स हैं, जो टाइटल्स उन्होंने रखे हैं उनके पूरे मार्क्स हैं। ये जो एम्बॉसिंग होके जो चमक रहा है थोड़ा, ये भी आई थिंक यहीं से शुरुआत करी इन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हर चीज़ में उन्होंने कंटिन्यू किया है, थोड़ा शाइन करता है, थोड़ा टिल्ट करें आप इसको। तो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी रही है सीरीज़ के बारे में। अगर स्टोरी में थोड़ा सा मतलब कसावट या थोड़ा सा रहस्य या फिर बहुत गूढ़ बात जो अंत में निकल के आती है, ऐसा कुछ होता तो बहुत मज़ा आता।
कहानी बेहतर हो सकती थी, लेकिन लेस देन एवरेज के तौर पर निकल कर आई है और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। बट येस, ठीक है, मतलब एक कलेक्टर भी हूँ रीडर के साथ साथ, तो रीडर के तौर पर संतुष्ट भले ही ना हूँ, लेकिन कलेक्टर के तौर पर ठीक है भाई, वॉट एवर इज़ कमिंग, जब तक आ रहा है वही माइंडसेट है ना, तो ठीक है, तब तक इसको संजो लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसको नहीं लिया अभी तक कोई पार्ट्स और इसी इंतज़ारी में थे कि जब सारे पार्ट्स आ जाएंगे तब एक साथ उठाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो ना है। बाकी कलेक्टर एडिशन भी आएगा देर से फिर इसका, तो वो आप पिक कर सकते हैं। बट अगर स्ट्रिक्टली आप मेरे हिसाब से जाना चाहेंगे तो मेरी तरफ से ना है कि मतलब आप इस पर पैसा मतलब ना डालें इस सीरीज़ में और कुछ और ख़रीद लें RCHG से, कुछ और चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल विराट पर्व आने वाली है, जब भी आएगी वो भी बहुत लंबी खिंच रही है, मतलब 1.5-2 साल से उसमें वो लेटरिंग का और बाकी सब काम ही हो रहा है। आई डोंट नो वेयर द सिचुएशन, हाउ द सिचुएशन करेंटली इज़, बट और क्या चीज़ है जो रोक रहा है, बट एनीवे, बट इसलिए मतलब आप पैसा ज़ाया मत कीजिए, कुछ खास आपको नहीं निकल के मिलने वाला है। मुझे मज़ा नहीं आया और वो चीज़ फिर आप लोग को भी फ्रस्ट्रेशन होगी अननेसेसरीली इसको आप ख़रीदें और फिर पढ़ें, तो थोड़ा सा अपने अंदर के फ़ैन को दबा के रखिए और बाकी और कॉमिक्स की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी पब्लिशिंग हाउस से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कहानी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी RCHG कैंप से नई कॉमिक्स आई हैं 2020-21 के बाद से, मोस्टली मतलब कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा काफ़ी लैग किया उन्होंने और आगे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्टवर्क नो डाउट अच्छे ऑप्शंस हैं उनके पास, अच्छे आर्टिस्ट की टीम भी है, बट अगर आपकी कहानी में दम नहीं होगा तो कितना ही खींचेंगे वो लोग भी। सो आई थिंक स्टोरी कम्स फर्स्ट, उस पर थोड़ा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और दोस्तों बस इतना ही मैं कहूँगा, बट सीरीज इज़ नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, सो बेटर इन्वेस्ट योर मनी समवेयर एल्स। और इसी नोट के साथ मैं फ़िलहाल आज विदा लूँगा आपसे, जल्दी मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।